ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, नई बुक के हिसाब से 4th चैप्टर. ओके, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन, जो एक्चुअली क्लास 9 में हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया था. उसी के बाद का ये है. मतलब हाँ, ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बुक में और से ऑथर हमारे एनसीईआरटी कि तुम्हें सब कुछ याद हो. सही बैठो चिराग, ऐसे आलस आएगी. हाँ, तुम भी सही बैठो, ऐसे पाँव ऐसे पैर ऐसे कर दो. नींद में हो क्या? आलस आएगी वैसे. सो लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो वैसे ही उन्होंने क्लास डिजाइन चैप्टर डिजाइन किया है कि तुम्हें पहले का याद ना हो तो भी वो समझाएंगे डिटेल में अच्छे से. तो अगेन यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन. ओके, पूरा अच्छे से. एटलीस्ट क्या तुमने इसके पहले वाला चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है फिजिक्स का? ना, पूरा नहीं पढ़ा लेकिन आधा पढ़ा है. आधा पढ़ा है. ओके, केमिस्ट्री का हमने जो क्लियर किया वो पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया बुक में से. ओके, ठीक है, गुड. हाँ, तो ये भी पढ़ लेना चिराग. रह गया तो रह दिया. बोलो पूरा. नहीं, पूरा नहीं आता, मुझे नहीं आता था वो लास्ट के टॉपिक. तो अभी किसका वेट कर रहे हो? वीडियो तो डाल दिए है, देख लो और आगे पढ़ लो. हाँ बोल. टेस्ट चेक किया? नहीं, कल मिल जाएगा. कल तुमको नहीं देना है ना टेस्ट, तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट ये चैप्टर का टेस्ट रहेगा. हमने जो 9 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वो और उसके जैसे और से एमसीक्यू जो कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं वैसे ही. ओके, चलो. सो लॉज ऑफ मोशन ये सब आगे बताया गया है, ये तुम पढ़ोगे. एंड जो मुझे लगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं. से फर्स्ट आता है एरिस्टोटल की बातें. ओके, तो फर्स्ट साइंटिस्ट है हमारे एरिस्टोटल. क्या बोला था एरिस्टोटल ने? मतलब जो भी देखा, जैसे कि ये चेयर है. ओके, तो मैं ये चेयर कैसे घसीट रहा हूँ, तो घसीट रहा हूँ तो आ रही है, छोड़ दिया तो नहीं आ रही है. ओके, तो अगर मैंने फोर्स लगाया तो वो मूव हुई, और मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो वो मूव नहीं हो रही है. ओके, यही एरिस्टोटल जी ने बताया था. दैट्स इट. ओके, तो ये चेयर बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लिकेशन नहीं रखेंगे. एकदम कंसेप्ट समझने के लिए सिंपली समझने होते हैं. फिर न्यूमेरिकल भी सिंपल ही होते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन है वो टेढ़ी मेढ़ी एलसीएम यहाँ से कट वो सब. अदरवाइज टफ जैसा कुछ होता नहीं है, हमने बना दिया है. ओके, तो वो सारे मिथ हम तोड़ देंगे एकदम सिंपल वे में. जैसे केमिस्ट्री वो समझे थे वैसे ही सारे फिजिक्स के भी चैप्टर समझेंगे. लास्ट चैप्टर में भी कोई डाउट नहीं है, राइट? सब कुछ समझ में आ गया ना लास्ट चैप्टर में? ओके चिराग. हाँ, सो क्या है, एरिस्टोटल जी ने यही बोला था कि व्हेन इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी और से ऑब्जेक्ट, अगर वो मोशन में होगा तो उसकी मोशन चेंज हो जाएगी. पहले से ही मोशन में है, सपोज ये पहले से ही मोशन में है ऐसे, और मैंने ऐसे वापस ऐसे कर दिया, तो उसकी मोशन थी, उसकी मोशन सपोज चेंज हो गई. ओके, या तो स्टॉप हो जाएगा. ओके, मोशन में था और क्या हो गया, स्टॉप हो जाएगा. मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए. ओके, तो देखो यहां पर क्या बोला गया है, बोल्ड वाला पढ़ते हैं हम. That they shows that external agencies, मतलब यहाँ पर सारे फोर्स की बात की गई है. तो उसमें हमने सबसे पहले फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात की गई है. तो जैसे मैंने इसको ऐसे घसीटा, ओके, तो फोर्स किसने लगाया, मैंने लगाया. कौन सा फोर्स लगाया, से मसल फोर्स लगाया, मैंने मसल फोर्स लगाया. ओके, और से कोई भी, जैसे कि हम हथौड़ी मार रहे हैं, ओके, हैमर, ओके, तो वो भी कौन सा है, मसल फोर्स ही है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस भी होते हैं. जैसे कि हो सकता है क्या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब कि मैं टच ना करूं फिर भी वो मूव करे, जैसे तो वो ऐसे पीछे चली गई. हो सकता है ऐसा? हो सकता है, नहीं हो सकता. हाँ, मैं ऐसा करूं और वो चला जाए, वो तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली. बट actually object can move by the action of force without actually being in contact. कांटेक्ट में ना होने के बावजूद वो मूव कर सकते हैं. जैसे कि
यहाँ पे तुम्हारे पास आयरन है और मैं मैग्नेट लेके आ गया, तो मैं दूर से ऐसे करूंगा तो वो या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो रिपेयर हो जाएगा। मतलब मैंने उसको टच नहीं किया फिर भी वो आगे पीछे हो गया, उसकी मोशन मैंने उसका स्टेट चेंज कर दिया। वो स्टेट रेस्ट पे था तो उसको मैंने मोशन में कर दिया। या कोई ऐसे मोशन में है, ऐसे सपोज के बहुत ज्यादा आयरन मटेरियल से बनी हुई कार जा रही है, स्मॉल टॉय कार, और मैं बड़ा सा मैग्नेट लगा के यहाँ गया तो कार ऐसे जगह करके टर्न मार देगी। ओके, डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा। बच्चों लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इनके पास क्यों जा रही है सारी कार। ओके, छोटे बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बट दैट इज द कंसेप्ट। विदाउट contacting, without touching also, we can have the action of force। बहुत ही बढ़िया और सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो हम अभी चिपके हुए हैं अर्थ से, तो वो तो कांटेक्ट में है, बट क्या हम हवा में उड़ते हैं, प्लेन में जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या? प्लेन में लगता है, ऑब्वियसली लगता है। ओके, हवा में होंगे तब भी लगेगा। ये पंखा लटक रहा है उस पे भी लग रहा है। अगर मैं ऐसे पहन, ये हवा में है, लग रहा है इसलिए तो नीचे आ रही है। अगर नहीं लग रहा होता तो जाती रहती या फिर रुक जाती कहीं पर। ओके, लेकिन लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए तो नीचे आ रहा है। ओके, उसको कंटिन्यूअसली हवा में रखने के लिए वी हैव टू अप्लाई दी फोर्सेस। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से ऐसे टेक ऑफ किया और बस ऐसे घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन है, मैं बोल नहीं रहा हूं। जैसे कि मैंने एक बार ऐसे धक्का मार दिया, ये मूव की, तो ऐसा होना चाहिए ना कि ये कंटिन्यूअसली मूव करती रहे करती रहे करती रहे, फ्रिक्शन लग जाएगा। यस, तो मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को रेजिस्ट करता है। यस, ऑपोज करता है, रेजिस्ट करता है। जो मोशन है उसको रेजिस्ट करता है, दैट इज अनदर टाइप ऑफ फोर्स। मतलब कि अगर वो फोर्स नहीं होता तो चलो मान लो कि वी डोंट हैव एस्यूम, ऐसे भर भर के न्यूमेरिकल होंगे, निग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन, ऐसे लिख दिया होगा। ओके, सो एज्यूम कि वी डोंट हैव द ग्राउंड फ्रिक्शन राइट नाउ। अब मैं धक्का मारूंगा तो क्या वो रुकेगी? अभी खड़ी नहीं हो पाएंगे। हाँ 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 अभी खड़े नहीं हो पाएंगे। हाँ, वो तो है, बट इसका तो आंसर दो। वो तो भी करती मतलब उसका वो स्टॉप ही नहीं होगा, वो तो चलती चलती रहेगी। करेक्ट, ओके, दैट मीन्स के उसको, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, हम भी सही सही स्टैंड नहीं कर पाएंगे। और चलो मान लो बहुत मेहनत से स्टैंड भी हो गए बट चल नहीं पाएंगे। ओके, चलो मान लो कि कैसे भी करके, जैसे हम आइस स्केटिंग करते हैं तो देखा होगा तुमने कि लोग ऐसे ऐसे कितनी मेहनत से ऐसे, और थोड़ा भी ऐसे वैसे किया ना तो डूब। ओके, तो मूव नहीं कर पाएंगे, चलो खड़े तो रह ली। दैट मीन्स, कहने का मीनिंग क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस आर ऑल्सो देयर। तो पहले तो हम समझते ये सारे फोर्सेस है, ये तुम पढ़ोगे तो समझ में, सारे एग्जांपल्स ही है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये सारे कांटेक्ट फोर्स थे। एंड जो अभी मैंने बात की, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ओके, वो कौन से फोर्सेस है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट में आए बिना ही फोर्स लगा रहे हैं। ओके, so that shows that external agencies, that is the gravitational and the magnetic forces, can exert force on a body even from a distance। कितने डिस्टेंस? ओ भाई, lakhs of kilometer, thousands of kilometer दूर सन है पर्टिकुलर प्लेनेट से, फिर भी thousands of kilometer दूर है, thousands of kilometer, फिर भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सारे प्लेनेट्स पे। जस्ट इमेजिन, 10-20 किलोमीटर की बात नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है सारे प्लैनेट्स फ्रॉम दी स्टार सन। ओके, फिर भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जस्ट इमेजिन सन का मास कितना हैवी होगा वो। ओके, कि सबको पकड़ के रखा हुआ है और हम उसके आसपास बिना चुप कुछ भी बोले बिना आराम से गोल 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 घूम रहे हैं। ओके, सो next, is an external force required to keep a body in uniform motion? इसका आंसर क्या हो सकता है? फिर से, is an external force is required, क्या बाहर का फोर्स रिक्वायर्ड है? किस लिए? to keep a body in uniform motion, मतलब कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको यूनिफॉर्म मोशन में ही रखने के लिए क्या फोर्स रिक्वायर्ड है? गैस है? यस है। अभी हमने प्लेन की बात की कि हमने फोर्स लगा दिया है, टेक ऑफ कर लिया, अब उड़ रहे हैं,
ओके, बट क्या अभी फ्यूल कंजम्पशन करना पड़ेगा या छोड़ दो बस, अब बंद कर दो, फ्यूल इंजन बंद कर दो तो प्लेन चलता रहेगा क्या? करना पड़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन करना पड़ेगा। ओके, हाँ रॉकेट का केस अलग है, पता है रॉकेट का केस अलग है। रॉकेट तुम ऊपर चले जाओ फिर पर्टिकुलर ऑर्बिट में आ जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल और से पर्टिकुलर मून पे हमने अभी चंद्रयान भेजा तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ गया तो अब विदाउट कंजम्पटिंग फ्यूअल, ओके फ्यूअल का कंजम्पशन नहीं होगा फिर भी वो घूमता रहेगा। क्यों? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो मैंने मूवी देखी। हाँ अभी नहीं वो मैंने मूवी देखी थी ना, मिशन मंगल। हाँ उसका क्या? उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट उन्होंने खुद सोचा था। वो पहली बार ऐसा बोलो, पहली बार फर्स्ट टाइम हमने नहीं वो मूवी का मसाला है, ऐसा नहीं है। आज तक जितने भी रॉकेट इंडिया ने, रशिया ने, अमेरिका ने, जापान ने, चाइना ने जितने भी रॉकेट छोड़े हैं सबको ये कंसेप्ट पता ही था। ऐसा नहीं है कि सब लोग अपना फ्यूल कंज्यूम करने के बाद वहां पहुंचे हैं, नो, सबने ही ये कंसेप्ट यूज किया है। वो मूवी का मसाला है, मिथ है। एक्चुअली सबको ये कंसेप्ट पड़ता है, ग्रेविटी ये कब से पढ़ रहे हैं हम ये सब, तो वो ये थियरी है, वो प्रैक्टिकल है। ओके, तो वो सबको ही पता था, उन लोगों को भी पता ही था। मतलब वो लोग ऐसा नहीं है कि जैसे ही रॉकेट भेजा और जब तक मून पे उतरे नहीं तब तक फ्यूल कंज्यूम करते रहे, नहीं। उन्होंने भी बहुत बार इंजन स्टॉप किए हैं कि फ्यूल बच सके। ओके, और फिर जब डायरेक्शन चेंज करनी हो, मतलब ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में आ गए, ऑर्बिट में आ गए तो घूमते रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ओके, ये घूमते रहे। अब डायरेक्शन चेंज करनी है तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचे और थोड़ा ऐसे जर्क दे दिया फोर्स का और स्टीयरिंग को घुमा दिया और फोर्स दे दिया तो फिर अब थोड़ा अंदर आ गए, अब अंदर वो घूम रहा है। फिर वापस थोड़ा एक जर्क दिया, ऐसे स्टार्ट किया, एक्सेलरेटर दिया, धूम, तो वापस ऐसे थोड़े अंदर आ गए, ऐसे ऐसे वूम, ऐसे फ्यूल को थोड़ा थोड़ा जर्क, सिर्फ स्टार्ट करके थोड़ा ही फ्यूल कंज्यूम से ऐसे 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 करके धीरे करके ऐसे लैंड होते हैं। ओके, सो लाइक दैट एटमॉस्फेयर में घुसने, दूसरे हमारे सैटेलाइट के और पर्टिकुलरली दूसरे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में घुसना वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। ओके, वहीं पे अपोलो मिशन फेल हुआ था, कल्पना चावला की डेथ हुई थी। चले तो गए थे, रिटर्न आने के टाइम पे अर्थ रिटर्न आ गए, मिशन सक्सेसफुल, जो करने गए थे सब कुछ कर लिया, और जब रिटर्न आ रहे थे तब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि इतना उसकी स्पीड खतरनाक होती है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन पूरा जल गया। सो दैट कंसेप्ट ऑल आर नोइंग। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? यस, फोर्स इज रिक्वायर्ड। ओके, सो आगे है एरिस्टोटल फॉलेसी। एरिस्टोटल फॉलेसी मतलब सबसे पहले काम हमारा चैप्टर का शुरू किया है एरिस्टोटल जी ने। ओके, तो एरिस्टोटल फॉलेसी क्यों बोल रहा है? फॉलेसी मतलब क्या? जो बोला उसका गलत हो जाना, मतलब मैंने कुछ बोला और वो गलत निकला। ओके, उसको बोलेंगे फॉलेसी। ओके, तो क्या हुआ था? देखो, द ग्रेट थिंकर एरिस्टोटल। ओके, 350 to 400 BC बिफोर क्राइस्ट, बहुत पहले की बात है ये। ओके, सो उन्होंने बोला था क्या? एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। ओके, उनसे पहले ऐसे किसी ने बात की नहीं थी। देखो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, 350-400 BC, जब न्यूटन ये लोग कोई नामो निशान है, वो सब तो अभी के हैं, अभी के। ओके, अगर ये पूरी जर्नी देखे तो अभी ही बोलेंगे ना हम। ओके, बट ये तो बिफोर क्राइस्ट की बात है, उतने पहले की बात है। सो हो सकता है कि आज न्यूटन ने जो बोला है, आज से 2000 साल बाद न्यूटन की बात भी गलत साबित हो जाए और फिर हम ऐसे पढ़े कि न्यूटन्स फॉलेसी, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये 2000 साल पहले की बात है, ये 2000 इयर्स बिफोर की बात है, बिफोर क्राइस्ट 400 इयर्स। ओके, और अभी चल रहा है 2023। ओके, सो 2023 प्लस 400, तो अप्रोक्सीमेटली 2400 इयर्स बिफोर की बात है। तो 2400 इयर्स में ये गलत हो गए, तो जो जिसने अभी अभी बोला है वो क्या गलत नहीं हो सकते? ऑब्वियसली हो सकते हैं। वो गलत होगा तो बहुत लोग और थ्योरी आएगी ना। नई थियरी आएगी, रिसर्च होता जाएगा। ओके, फिर वो चीज कोई पढ़ेगा भी नहीं ना, जितना इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं उतना इंपॉर्टेंस रहेगा ही नहीं, वो तो किसी का नहीं रहेगा। जैसे देखो 1000 की नोट का इंपॉर्टेंस नहीं रहा,
2000 की नोट का इंपॉर्टेंस भी नहीं रहा, धीरे धीरे कर 500 की बीच में बंद हो गई थी, फिर वापस नई इंट्रोड्यूस की। तो किसी की भी वैल्यू हमेशा के लिए ऐसे टॉप नहीं रहेगी। हो सकता है उसकी वो लाइफ में रहे, फिर उसका जो रीबर्थ होगा, ओके, मैं भी उसमें ना रहे। अब सोचेंगे, हो सकता है किसी की ऐसे डाउन जा रही हो और फिर नेक्स्ट बर्थ में उसका अप ही लिखा हो, इतने घटिया है फिर भी इतना अच्छा क्यों जा रहा है भाई, उसका टाइम आया है भाई। ओके, जो पहले डाउन था वो डाउन का टाइम था, वो तुमने देखा नहीं, वो उसने अच्छे से स्ट्रांगली फेस किया है, तो अब ये उसका अप का टाइम है। तो अभी के जो कर्मास है, अभी के जो उसके एक्शंस है, उसका फल नहीं है ये ऊपर जाना, ये पहले का है, इसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। अभी जो गलत हो रहा है उसका बाद में आएगा, तब वापस वो नीचे एक डाउन हो, साइन वेव चलता ही रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, हमें ऐसे y = mx + c बनाना हो ऐसे सीधा, तो इट नीड्स मेहनत कर, इट नीड्स मेहनत, यस तो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो उन्होंने बोला था कि एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। तो फॉलेसी की बात क्या आ गई, फॉलेसी की बात यहां आ रही है क्या, मैंने मेरी बुक में लिखा हुआ है, कहां आ गई है फॉलेसी की बात, कि उनको यहां पे सिर्फ इतनी बात कर देनी थी कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट, उतना थोड़ा एडिशनल लिखना था। तो ये पॉलिसी हम नहीं पढ़ते, मतलब उनके स्टेटमेंट को हम गलत नहीं बोलते। इनका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में गलत है क्या, कुछ गलत नहीं लग रहा है हमें क्या, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। तो भाई कोई बॉडी है, मोशन में है, ओके, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो बॉडी को मोशन में ही रखने के लिए। तो अभी हमने वही तो बोला कि फोर्स लगेगा, तो फॉलेसी क्यों है, फॉलेसी इसलिए है कि उन्होंने नहीं बोला कि व्हेन अदर एक्सटर्नल फोर्सेस और से रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्सेस आर एब्सेंट। मतलब सपोज वैसे जैसे अभी तुमने बताया कि यहाँ इसको मैंने ऐसे धक्का मारा और फिर वो रुक गई चेयर, तो क्यों रुकी, एक्सटर्नल फोर्स है, ऑपोजिंग फोर्स है, विच इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, वो है। अगर वो नहीं होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। सोचो, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है अपना, फ्रिक्शनलेस ये फ्लोर है अपने ट्यूशन का, और मैंने ऐसे धक्का मारा और ये जा ही रहा है ऐसे मैम से टकरा गया, ओके, अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, गलत है। क्यों, अब तो एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, ये तो जाता ही जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, लेकिन अब इसको मोशन में रखने के लिए एक बार धक्का मार दिया, अब वो जाता ही जाएगा कंटिन्यूअसली। क्यों, रोकने वाला ही कोई नहीं है, तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। सोचो कि तुम अकेले ही रेस में दौड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ही आओगे ना, रोकने वाला कोई है ही नहीं ओके, मतलब तुम्हें हराने वाला कोई है ही नहीं, अकेले ही दौड़ रहे हो तो फर्स्ट ही आओगे ओके, स्कूल में अगर तुम सपोज 3 ही लोग हो, ओके, तो तुम टॉप 3 में ही आओगे हमेशा क्यों, क्योंकि तुम हो ही 3 लोग समझ में आया, ओके। मतलब क्या कि जो एक्सटर्नल फोर्स ना हो तब क्या होगा, वो उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ इतने छोटे पॉइंट के लिए हमने उनको बोला कि भाई नहीं, आपकी बात 100% सही नहीं है, 100% सही नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है, ऐसा हमने बोला। दैट इज द पॉलिसी, ओके। सो इसीलिए मैं मतलब बुक में लिखा हुआ है, अपन भी लिख देंगे कभी बुक, तो उसमें हम ऐसे साइड में लिख देंगे, ओके तो लिखा हुआ ही है, देखो, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। जब रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हो तभी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। जब रेजिस्टिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन, वो रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट है, इसीलिए तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है टू कीप इन मोशन। अगर रेजिस्टिव फोर्स होता ही नहीं तो अब इसको मोशन में रखने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, एक बार लगा दिया फिर वो मोशन में ही रहेगा, बिकॉज रेजिस्टिव फोर्सेस आर नॉट देयर, रोकने वाला कोई है ही नहीं। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल अबाउट द एरिस्टोटल पॉलिसी, ओके। नाउ उसके बाद दूसरे भाई साहब आए, ओके, दैट इज द
गैलीलियो गैली। ओके, कौन है गैलीलियो गैली? थोड़ा ध्यान से देखो और रंगीन रंगीन पिक्चर याद करो तो तुम्हें याद आएगा कि दिस फिगर वाज देयर इन क्लास 9 बुक। ओके, तो गैलीलियो गैली ने एक इमेजिनरी वर्ल्ड इमेजिन किया कि जिसके अंदर ऐसे रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं, तो उसको इमेजिनरी वर्ल्ड ही बोलेंगे ना, इसलिए मैंने बोला कि इमेजिनरी वर्ल्ड इमेजिन किया। ओके, क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टिव फोर्सेस है ही नहीं। इमेजिन करो, ऐसा ही बोल रहे हैं वो, इमेजिन करो कि ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है नहीं। तो होगा क्या कि भाई ऐसे धक्का मारा, चलते ही जाओ चलते ही जाओ चलते ही जाओ, वैसा ही होगा। तो उन्होंने फिर बोला कि अगर हम रेजिस्टिव फोर्सेस को कंसीडर करें तभी आपका सेंटेंस सही है, अदरवाइज आपका सेंटेंस सही नहीं है। ओके, उन्होंने थोड़ा बहुत जो करेक्शन नीडेड था वो करेक्शन कर दिया। किसने? गैलीलियो गैली ने। ओके, फिर गैलीलियो गैली ने एक्सपेरिमेंट किए जस्ट लाइक दिस। उन्होंने ऐसे बॉल लिया और ऐसे ऊपर से छोड़ दिया, जस्ट लाइक कि तुम साइकिल चला रहे हो और यहां से ऐसे दुबई टेढ़ी जा रहे हो। ओके, तो सब स्कूल के पास जा रहे हो तो क्या होगा? ऐसे स्लोप है तो थोड़ा 1-2 पैडल यहाँ से मारे और फिर तो करके नीचे उतर गए, ज्यादा फोर्सेस लगेगी नहीं, मतलब हाँ वही आ रहे हो। अब तुम्हें ऊपर चलना है। ओके, वेरी मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। ओके, तो उन्होंने जब ऐसे देखा, एक्सपेरिमेंट किया, यही सेटअप पे, हाँ ऐसा ही सेटअप पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि यहां से छोड़ दिया तो वो नीचे जा रहा है और जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है। अगेन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन वही यहां अगर देखा तो भाई बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा है अगर खुद ऐसे साइकिल चलाते तो, और अदरवाइज ऐसे बॉल होता तो कि वो ऊपर ऐसे चढ़ ही नहीं पाता। डन। फिर उन्होंने क्या किया कि ये तो समझ में आ गया कि भाई कोई रुक रहा है, कोई किसी को, मतलब ये ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है भाई, चलो मैंने नीचे से ऐसे धक्का मार दिया, अब जाओ तुम ऊपर। ओके, लेकिन नहीं चढ़ रहा है, क्यों? रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा है। कौन सा? फ्रिक्शन तो है ही, ग्रेविटेशनल भी सपोर्ट कर रहा है उसको। ये ऊपर चढ़ रहा है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही रहा है, साथ साथ में ग्रेविटेशनल भी क्या बन गया? रेजिस्टिव फोर्स बन गया। यहाँ पे ग्रेविटेशनल क्या था? सपोर्टिव फोर्स था, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल क्या बन गया? रेजिस्टिव फोर्स बन गया। ओके, सो डिपेंड ऑन दैट वी कैन टेल दैट मोशन क्या होगी, मतलब कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स का कंसेप्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। तुम बोलो कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फोर्स है तब ये एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, मेरी सपोज ऐसी कोई दुनिया है जहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स है ही नहीं, रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं, सब लोग सिर्फ अच्छा 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 ओके, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फिर तो क्या, फिर करेंगे क्या दुनिया में? अभी तो मेहनत कर रहे हो कि हमें पॉजिटिव चीजें करनी है, नेगेटिव नहीं करनी। सोचो सब पॉजिटिव है तो तुम करोगे क्या? ओके कुछ करेंगे, बैठे रहेंगे, वो बैठा रहना ही नेगेटिव बन जाएगा फिर। ओके चलो तो क्या है नाउ, अब उन्होंने क्या किया, ये स्लोप को थोड़ा कम करते गए, मतलब ये ऐसा है, धीरे 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 ऐसा कम करते गए, ये स्लोप को भी धीरे धीरे कम करते गए, तो ये स्ट्रेट सरफेस पे आ गया। स्ट्रेट सरफेस पे क्या हुआ, एक बार धक्का लगाया और अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो क्या होगा, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। बस उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे और थोड़ा बहुत एडिशनल बता दिया। तो गैलीलियो ने ये किया, देखो यहां से छोड़ा तो यहाँ आ रहा है, और फिर अगर स्लोप लगा दिया तो वो एग्जैक्ट हाइट पे, ये हमने देखा था क्लास 9 में भी, यहां से छोड़ोगे तो ये एग्जैक्ट हाइट तक जाएगा, यहाँ पे इससे ऊपर जा पाएगा नहीं। ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है। हम जब पढ़ते थे बिट्स पिलानी में तो इतना तो ये सब तो बहुत मतलब बेसिक लेवल का है, वहां पे मास्टर डिग्री में इतना नहीं आएगा, बट जो वहां जो बैचलर्स कर रहा था उनको कैसे पढ़ाते पता है? ओके, एक्सपेरिमेंट करके। और कैसे एक्सपेरिमेंट करके, यहाँ पे ऐसे वो जो एक हैंगर है, ओके, और हैंगर पे स्टील वायर है, स्टील का वायर, और नीचे पूरा का पूरा क्या है से स्फीयर है। वो स्फीयर को पकड़ा
ऐसे 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 करके यहाँ तक ले गए। ओके, अब पेंडुलम मोशन। ओके, जो पेंडुलम होता है ना, वो पुरानी क्लॉक में भी होता है, भूतों वाले पिक्चर में। ओके, तो ऐसे, तो यहाँ से ऐसे छोड़ दिया, छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेगा और यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से वापस ऐसे जाएंगे। तो जहां से छोड़ोगे एक्जेक्टली वहां जाएगा। तो वो कहना क्या चाह रहे थे, उन्होंने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। ओके, मतलब टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे कंसेप्ट स्टूडेंट को, तो सोचो वो बता रहे हैं कि तुम यहाँ पे खड़े रहो और मैं यहाँ से ये स्फीयर का बॉल छोड़ रहा हूँ, जिसको बहुत ज्यादा फोर्स मिल गया है ऑलरेडी ग्रेविटेशनल, और मैंने खींचा हुआ है, समझो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, वहां बांधा हुआ है और वहां से ऐसे खींच के मैं यहाँ लेके आया हूँ। अब यहाँ से छोड़ूंगा तो ये स्फीयर का बॉल इतना फास्ट में जाके यहाँ कोई ऐसे खड़ा होगा तो ऐसे लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने एक्जेक्टली डिस्टेंस कवर किया, तो मतलब कैलकुलेट किया था। तो उन्होंने बोला जाओ और दूर जाओ और दूर जाओ और दूर जाओ। ओके, अब मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, छोड़ो उसको, कुछ नहीं होगा। सर नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ हो गया तो हम गए, एडमिशन भी गया और डिग्री भी गई। ओके, अरे मेरे पे भरोसा है ना, तो बोले कि हाँ, क्योंकि ना हो तो भी फिजिक्स पे भरोसा रखो। ओके, फिजिक्स पे एटलीस्ट भरोसा रखो। छोड़ा, यहाँ ऐसे वो कि मैं हिलूंगा नहीं, ऐसा बोलो, ऐसा है यहाँ ये नाक के पास टच भी नहीं किया, बोलो एग्जैक्टली ऐसे गया और ऐसे। ओके, वैसे कंसेप्ट अभी समझाया, कोई बच्चा भूलेगा क्या लाइफ टाइम के लिए, वो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। अब सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन गैलीलियो और वो एक्सपेरिमेंट और वो टीचर हमेशा याद रहेंगे। वो लेवल की पढ़ाई हो तो मजा आ जाए। ओके, बहुत मजा आ जाए, तो फिर वो ऐसे कंसेप्ट भूल ही नहीं पाएंगे और उसको रटना भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो वही चीज है, यहां से छोड़ा, जितनी हाइट से छोड़ेगी उतने ऊपर तक जाएगा। ओके, मतलब तुम यहाँ पर तुम भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे मैं ऐसे लेट गया हूँ, यहाँ से छोड़ो। ओके, तो तुम सोचोगे कि तुम्हारी ऐसे खोपड़ी फूट जाएगी, लेकिन नहीं फूटेगी। ओके, वहां तक नहीं आएगा, लेकिन तुम यहाँ पे सो गए तो फूट जाएगी। ओके, सो देखो जितना यहाँ होगा उतना ही ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ तुम सोचोगे कि सर यहाँ पर तो ज्यादा ऊपर चला गया, फूट गई खोपड़ी, लेकिन ये स्लोप और ये स्लोप सेम था, यहाँ पे तुमने स्लोप चेंज कर दिया। देखो ये देखो और ये देखो, उसको थोड़ा ऐसे ऐसे था तो तुमने ऐसे कर दिया। समझ में आ रहा है? ओके, तो फिर अच्छे से फिजिक्स पढ़ के एक्सपेरिमेंट करने हैं, नहीं तो गए। ओके, फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे से समझने, नहीं तो हाँ कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, अरे सब कुछ हो जाएगा फिर। ओके, और फिर यहाँ पर स्लोप एग्जैक्ट 0 ही कर दिया है, मतलब स्लोप है ही नहीं, सीधा कर दिया है। तो क्या होगा, डाला, जब तक फ्रिक्शन है तब तक सीधे 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 चलता ही जाएगा। एंड if we have assumed that resistive forces are absent, then तो जाएगा ही जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? लेकिन सपोज यहां मैंने एज्यूम किया कि रेजिस्टिव फोर्सेस एब्सेंट है, फिर भी ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, एब्सेंट है, फिर भी इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तुम छोड़ रहे हो, धक्का नहीं मार रहे हो। पहली बार धक्का मारोगे तो जाएगा ऊपर, तो जितना जोर से धक्का मारोगे उतना ज्यादा यहाँ से उछलेगा। धक्का मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे लाए और सिर्फ छोड़ रहे हो, फ्री फॉल जैसे छोड़ रहे हो, तो नहीं जाएगा उसके बाहर। क्यों नहीं जाएगा? रेजिस्टिव फोर्सेस एब्सेंट है, तो क्यों नहीं जाएगा? मतलब रेजिस्टिव फोर्सेस मतलब क्या एब्सेंट है? फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट है, फ्रिक्शन फोर्सेस एब्सेंट है, तो रोकेगा कौन उसको? ग्रेविटी रोकेगी उसको। ओके, चलो सो आगे। हाँ, तो उन्होंने फिर एक कंसेप्ट दिया, किसने? गैलीलियो ने, जिसका नाम है लॉज ऑफ इनर्शिया। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये किसने कंसेप्ट दिया है? गैलीलियो ने। क्या दिया है कंसेप्ट? कितना टाइम हुआ? क्या लिख रहे हो तुम लोग?
हाँ हाँ स्टार्ट ही करना है। 4.3 में मतलब पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली 4.4, तो 3, 4 और 5 करो चलो। पूरी एक्सरसाइज अरे 4.4 में 3, 4, 5। आपने 9, 10 और 15 बोला। हाँ करेक्ट। वो क्यों मुझे भूला नहीं? हाँ वो बताओ ना मुझे। हाँ तो वो करो जल्दी। 9, 10 और 15। 3 हाँ 3, 9, 10 और 15 वाला एग्जाम्पल। चलो हाँ लॉ ऑफ इनर्शिया ये दिया गैलीलियो ने ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ओके सो क्या था ये लॉ ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया वर्ड देखो, वर्ड क्या है इनर्शिया? इनर्शिया इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके मतलब चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करना है मतलब क्या? अगर कुछ स्टेशनरी, ये चेयर स्टेशनरी है तो जब तक मैं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा नहीं वो स्टेशनरी की स्टेशनरी ही रहेगी। अगर कोई यही चेयर ऐसे मोशन में है, अब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई चीज मोशन में है और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेगी। अंडरस्टूड? ओके समझ में आया? यही है इनर्शिया। ओके सो यहाँ पे लिखा हुआ है इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब वो चेंज मतलब क्या? उसका जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंज नहीं, मतलब कि वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। मतलब कि कोई जैसे नियॉन जैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन फील्ड है पूरा सेटिस्फाइड है तो बोलेंगे फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ले ले इलेक्ट्रॉन, ले ले, दे दे इलेक्ट्रॉन, दे। अरे छोड़ो नहीं यार कुछ नहीं चाहिए, नहीं हमने डिस्कस किया था, अरे कुछ नहीं मैं अब अकेला सही हूँ। ओके ना देना है ना लेना है, जय श्री राम। ओके जाओ। ओके तो समझ गए मतलब क्या है? उसको कुछ करना ही नहीं है, जो है वैसा ही रहना है। ओके दैट इज द इनर्शिया, रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब कि मोशन में है तो मोशन में ही रहना है। तुम मूव कर रहे हो, बोले रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट, नहीं, काम है जल्दी में। ओके बातें कर, क्या काम है? अच्छा ठीक है फोन पे बात कर लेना, ओके मैसेज कर देना, मैं देखेंगे। हो लाइक दैट। मोशन में है तो मोशन में ही रहना है और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना है। ये एग्जाम्पल और ये मस्ती क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुम्हें समझ में इजीली आ जाए इसलिए। ओके चलो तो रेजिस्टेंस टू चेंज दैट इज दी क्या है? इनर्शिया। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द बेसिस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वही बेसिस है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। दैट इज ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरीबॉडी नहीं, एवरी बॉडी। ओके सो एवरी बॉडी continues to be in its state of rest or of uniform motion of straight line। स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो तो वही करती रहेगी, या फिर अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी, अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। मतलब कि जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए तब तक वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है लीनियरली, ओके तो वो वैसे ही मूव करती रहेगी, उसकी डायरेक्शन या उसके मोशन में कोई चेंज होगा नहीं। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अंडरस्टूड? इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज एंड दैट इज द बेस। अब देखो इनर्शिया रेजिस्टेंस टू चेंज था तो ये क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज ही है ना। ये क्या है? वही तो बोल रहे हैं फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है तो वही तो बोल रहा है एवरीबॉडी कंटिन्यू, एवरी ऑब्जेक्ट है क्या? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट पे ही कंटिन्यू रहेगा। क्यों? रेजिस्टेंस टू चेंज। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। क्यों? रेजिस्टेंस टू चेंज, इनर्शिया। तो वो इनर्शिया और ये दोनों सेम ही है। ओके अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस टू एक्ट अदरवाइज, मतलब जब तक फोर्स ना लगे तब तक वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेंगे और मोशन में है तो मोशन में रहेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अंडरस्टूड? ओके चलो देन नेक्स्ट इज दी ये तो देख लिया हमने। हाँ
देन नेक्स्ट इज दी, हम फर्स्ट लॉ में फोर्स की बात कर रहे हैं. ओके, कब फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं. एक्चुअली फोर्स की बात हम सेकंड लॉ में कर रहे हैं, बट फर्स्ट लॉ में अभी हमने बोला ना, अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड टू इट, दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन इट स्टेट ऑफ मोशन, वेदर इट इज इन रेस्ट और से इन मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तब तक. ओके, तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, उसकी वैल्यू क्या है एक्सटर्नल फोर्स की, 0. समझ में आ रहा है. फर्स्ट लॉ के लिए फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0. एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो क्या रहेगा, मोशन में रहेगा. तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ है. बट फर्स्ट लॉ के लिए हम क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू 0. अगर F इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, F 0 नहीं है, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, देन न्यूटन बाबा ने दिया सेकेंड लॉ. अंडरस्टूड. ओके, अब यहां पर भी एक मस्त कंसेप्ट है, अगेन JEE नीट में पूछा जाता है, याद रखना. F इज इक्वल टू 0 है. अभी हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ तुमने 9th में भी पढ़ा है. तो F का फॉर्मूला क्या था, ma. ओके, सो F इज इक्वल टू से ma. अगर इसको मैं फर्स्ट लॉ से कंसिडर करूं, कनेक्ट कर रहा हूं फर्स्ट लॉ से, सो फर्स्ट लॉ में तो F 0 होता है, तो यहां क्या हो गया, 0. डन. तो फिर दैट मींस व्हाट, ma इज इक्वल टू 0 हो गया. भाई मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, मास कहां से 0 ले आए, तो एक्सेलरेशन क्या बन गया, 0. मतलब फर्स्ट लॉ के लिए, फर्स्ट लॉ जो हम कंसिडर कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, 0. अगर वैल्यू ऑफ कब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्मली होती है, कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट रहेगी. तो दो केस में अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्या कि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब क्या कि भाई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है. नहीं भाई नहीं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, किसने बोला. देखो यही कंसेप्ट JEE नीट में यही न्यूमेरिकल MCQ बन के आता है, क्या a इज इक्वल टू 0. तो भाई किसने बोला कि क्या बोल देंगे कि भाई ऑप्शन रखे हुए होंगे और जिसमें एक्सेलरेशन इज 0, और बोल देंगे कि भाई ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उसका एक्सेलरेशन होगा, वो वैल्यू रखी होगी ना जो स्टेटमेंट में, तो तुम्हें लगेगा हाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, और से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, जो ये बोल रहे हैं वही आएगा, और -10 भी आ सकता है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है. ओके, तो तुम्हें वही आंसर सही लगेंगे. क्यों, क्योंकि तुम बोलोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, प्लस है और माइनस है, बट अगर रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0. ये तो याद रहता है. बट दूसरे एक केस में भी एक्सेलरेशन 0 होता है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, दैट डज नॉट मीन दैट इट शुड बी एट रेस्ट. ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 हो मतलब क्या वो ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, जैसे अभी तुमने बोला, तब भी तो एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ए के लिए हम क्या लिखते थे, अभी वेक्टर गिन के आए हैं, से v माइनस v0 डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो चेंज इन दी वेलोसिटी मतलब वो 0 हो, अगर ये 0 हो तब भी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है. तो चेंज इन दी वेलोसिटी तो क्या है, पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा हूं, मतलब कि मोशन में हूं, फिर भी एक्सेलरेशन 0. क्यों, क्योंकि v1 माइनस v2, v1 भी 10 था और v2 भी 10 था, तो 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0. इसलिए एक्सेलरेशन क्या बन गया, 0. दैट डज नॉट मीन कि आई एम एट रेस्ट, मैं तो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूं. ओके, तो ये कंसेप्ट याद रखना, एक्सेलरेशन 0 डज नॉट मीन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. द ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट or may be moving with a uniform velocity. Done? Uniform velocity or rest. Okay. हाँ, so if the net external force on a body is 0, its acceleration is 0. F0 तो A0. Acceleration can be non-zero.
A can be non-zero if there is a net external force on the body. मतलब कि F अगर नॉन जीरो है तो A भी तो नॉन जीरो होगा. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स है अगर, तो A भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा. मतलब सिंपली बोला क्या है, ऐसे घुमा घुमा के सिंपली F जीरो होगा तो A जीरो होगा, और F नॉन जीरो होगा तो A भी नॉन जीरो होगा. वही चीज बोली हुई और कुछ नहीं. F जीरो A जीरो, F इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, A इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. उतना ही बोला ये सेंटेंस. अंडरस्टूड? ओके. तो ये जो है वो हमें फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें देता है द चांस टू गो अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ. तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, जैसे तुमने फॉर्मूला तो बोल दिया F इज इक्वल्स टू ma, बट अगर तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ तो क्या बोलोगे? ऐसे कभी मत बोलना कि F इज इक्वल्स टू ma. ये मैंने तुम्हें 9th में भी बताया था. ये मैंने तुम्हें 9th में भी बताया था. याद करो, थोड़ा 2 साल पहले का रिमाइंड करो. ओके. ऐसा कभी नहीं बोलना कि F इज इक्वल्स टू ma इज न्यूटन सेकंड लॉ. वो तो उसका इक्वेशन है, लेकिन वो इक्वेशन आया कैसे वो मैंने तुम्हें बताया था. उसके लिए हम कुछ पढ़े थे. ओके. तो उसके लिए हम पढ़े थे एक क्वांटिटी विच इज नोन एज मोमेंटम. ओके. मोमेंटम याद आया क्या था? मोमेंटम क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ इट मास एंड द वेलोसिटी. m इंटू वी, जिसको हम डिनोट करते थे से p से. ओके. सो p इज इक्वल्स टू से m इंटू वी. सो क्या था न्यूटन सेकेंड लॉ? द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. द रेट मतलब क्या? नीचे डेल्टा टी है. ओके. नीचे डेल्टा टी है इसलिए मैंने रेट लिख दिया. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, और से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल नेट फोर्स. ओके. ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और उसको सॉल्व करके हमारा फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू ma. अंडरस्टूड? ओके. अब याद आया क्यों? क्योंकि मोमेंटम था तो से हमने बोल दिया P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. ओके. क्या बोला हमने? F इज नथिंग बट चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज द F. तो P की वैल्यू क्या है? से P2 माइनस P1. तो यहाँ क्या लिखेंगे? से M2 V2 माइनस M1 V1 डिवाइडेड बाई से डेल्टा T. सो M2 और M1 सपोज एक ही ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, तो M2 M1 तो सेम होगा, तो से मैं लिख देता हूँ M. तो यहाँ क्या बन गया? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T. तो ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन. तो इसीलिए बनता है F इज इक्वल्स टू ma. ओके. सो अगेन 2 साल बाद भी हम वही चीज पढ़ रहे हैं. ओके. दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टडी. आता रहता है. ओके. रिवाइज होता रहता है, आता रहता है. ओके. सो दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बट अगर वर्डिंग में पूछे तो तुम्हें चेंज इन मोमेंटम वाला बताना है. डायरेक्टली फॉर्मूला मत बता देना कि F इज इक्वल्स टू ma इज सेकेंड लॉ. वो गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई डिटेल्ड में हाँ सही भी नहीं है ऐसा बोल सकते हैं हम. ओके. गलत नहीं है बट एग्जैक्टली सही भी नहीं है वो, क्योंकि वो डिटेल्ड एनालिसिस है. वो तो फॉर्मूला बोल रहे हो. ओके. तो फॉर्मूला नहीं. हम कोई बोले कि भाई व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो तुम बोलोगे कि ओमेगा स्क्वायर आर. भाई क्या वो कुछ पूछ रहा है और तुम फॉर्मूला बोल रहे हो ओमेगा स्क्वायर आर. ओके. कुछ समझाओ उसको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है. लाइक दैट. ओके. So that is the Newton second law of motion, momentum. So P is equals to m, जो हमने अभी डिस्कस किया वही चीज है. अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें 2-3 चीजें देखनी है. क्या? कल रखते हैं. ओके. क्योंकि थोड़ा लंबा है, फिर आधा आधा मजा नहीं आएगी. ओके. ठीक है. कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.